रजनी ने 12 साल के राहुल को स्कूल के लिए तैयार किया और लंच बॉक्स स्कूल बैग में डाला। स्कूल जाते हुए राहुल ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक होटल के बाहर फेंके गए चावल और रोटी के टुकड़े खा रही थी। राहुल को उस बूढ़ी औरत पर बहुत तरस आया। वह तुरंत उसके पास गया, अपना लंच बॉक्स निकाला और अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगा। वह बेचारी भूखी थी, इसीलिए जल्दी से खाना खाने लगी और साथ साथ वह राहुल को दुआएं भी दे रही थी। उसे खाना खिलाते हुए राहुल को स्कूल से देर हो गई। स्कूल लेट पहुंचा तो टीचर ने उसे पनिश किया। लगातार 15 दिनों तक राहुल स्कूल जाते हुए उस बूढ़ी औरत को अपने हाथ से खाना खिलाता रहा और खुद भूखा रहता। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम वह बूढ़ी औरत तो पेट भर के खाना खा लेती है। लेकिन ऐसा करने पर वह रोज़ स्कूल से लेट हो जाता और टीचर उसे रोज़ाना सज़ा देते। और एक दिन तो टीचर ने राहुल के पिता राजेश को अपने स्कूल में बुलाया और राहुल की शिकायत की कि आपका बेटा स्कूल आते हुए रोज़ आवारा बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है और 1 घंटा लेट स्कूल आता है। राजेश ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। घर जाकर उन्होंने राहुल को रस्सी से बांधकर खूब मारा। माँ अपने बच्चे के लिए रो रही थी और उसे छुड़ा रही थी, लेकिन राजेश ने राहुल की खूब पिटाई की, यहाँ तक कि राहुल जख्म से भर गया। 2 दिन बाद राहुल को उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया। सबसे छुपकर उसने किचन से रोटी उठाई और बुढ़िया की तरफ भागना शुरू किया। लेकिन वह जैसे ही वहां पहुंचा तो राहुल जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचा तो स्कूल बस वहां से निकल चुकी थी। अब वह वापस घर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए पैदल ही स्कूल की तरफ चलना शुरू किया। पैदल चलते हुए वह एक होटल के बाहर से गुजरा तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत होटल के बाहर फेंके गए चावल रोटी के टुकड़े उठाकर खा रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा भूखी है। राहुल उस बूढ़ी औरत के पास आया और फिर उसके सामने बैठ गया, अपना बैग खोला, लंच बॉक्स निकाला और अपने हाथों से ही उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाने लगा। बूढ़ी औरत राहुल को देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि उससे पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। क्योंकि वह बहुत भूखी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी वह खाना खाने लगी और साथ साथ वह राहुल को दुआएं भी दे रही थी। बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर वह दोबारा चलना शुरू हुआ। स्कूल पहुंचा तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसीलिए टीचर ने उसे पनिश किया। लेकिन अब राहुल ने सोच लिया था कि वह स्कूल बस पर नहीं जाएगा। अगर वह बस पर गया तो वह बूढ़ी औरत को खाना नहीं खिला पाएगा, इसीलिए जानबूझकर वह लेट हो जाता और बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर ही स्कूल जाता। इसीलिए हर बार टीचर की तरफ से उसे सज़ा मिलती। जब लगातार 15 दिनों तक वह स्कूल लेट गया तो टीचर ने पहले तो उसे सज़ा दी और बाद में उसके पिता राजेश को स्कूल में बुलाया। राहुल की शिकायत की कि यह पिछले 15 दिनों से स्कूल लेट आ रहा है और पढ़ाई में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। राजेश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। घर जाकर उन्होंने राहुल को खूब मारा। रजनी अपने बच्चे के लिए परेशान थी, वह रो रही थी और राहुल को छुड़ाना चाहती थी। साथ साथ उसकी छोटी बहन भी रो रही थी। लेकिन राजेश गुस्से में पागल हो चुका था। जब मार मार कर थक गया तो उसने राहुल को छोड़ा। राहुल को उसकी माँ ने पानी पिलाया और अपने पति से कहा, एक ऐसा बेटा जिस पर ज़िंदगी में कभी आपने हाथ तक नहीं उठाया, उसे अचानक इतना मारना बिल्कुल ठीक नहीं। राहुल की पीठ पर जख्म थे। 2 दिन तक वह स्कूल नहीं जा सका। तीसरे दिन राहुल को अचानक बुढ़िया औरत की याद आई। वह सोचने लगा कि उस बुढ़िया का क्या होगा। उसका तो कोई अपना नहीं था। शायद वह मेरा इंतज़ार कर रही हो, शायद वह भी भूखी हो। वह अपनी माँ से छुपकर किचन में गया और खाना कागज़ में लपेटकर बुढ़िया की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो बूढ़ी वहाँ नहीं थी। उसने इधर उधर बूढ़ी को तलाश किया, लेकिन वह कहीं भी नज़र नहीं आई। लेकिन अब वह घर वापस नहीं जाना चाहता था। पिता की तरफ से जो उसे सज़ा मिली थी वह ज़िंदगी में पहली बार थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया। उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि उसका पिता उसे इतना ज़्यादा मारेगा। राजेश ने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया और बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। राहुल की माँ और उसकी बहन बहुत परेशान थे। वह सोच रही थी कि राहुल किस हाल में होगा, न जाने वह कहाँ होगा। रजनी बार बार अपने पति को ताने दे रही थी कि आपने ये गलत किया था। भाई के अचानक गायब हो जाने पर उसकी छोटी बहन के दिमाग पर गहरा असर पड़ा और वह अपने सर को पकड़कर अचानक चीखना शुरू कर देती थी। उन्होंने बेटी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि आपकी बेटी को बहुत बड़ा सदमा लगा है और आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। राजेश अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था कि मेरे गुस्से की वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया और मेरी बेटी बीमार हो गई।
सब मेरी गलती है। लेकिन अब राजेश को अपनी बेटी रीना की ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह उसकी आंखों के सामने तड़प रही थी। जब बेटी की तबीयत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया, तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने राजेश को एक बात की सलाह दी और उसे कहा, रोज़ रोज़ तड़पने से अच्छा है कि अपनी बेटी को एक बार ही तड़पाएं और फिर वापस अपनी ज़िंदगी में आ जाए। राजेश ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। जिस पर डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में एक अनजान इंसान की जली हुई लाश आई है, जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी है। आप अपनी बेटी को यही बताएं कि ये है राहुल की लाश है। मुझे उम्मीद है कि आपका बेटा राहुल ठीक होगा, लेकिन फ़िलहाल आपकी बेटी की तबीयत को देखते हुए यही सही है कि उसे यह बताया जाए कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, ताकि वह उसका इंतज़ार ना करे। राजेश ने डॉक्टर की सलाह पर अमल किया और अपनी पत्नी और बेटी को बताया कि राहुल की जली हुई लाश मिली है, जिसकी हालत बहुत ख़राब है और पहचान नहीं हो रही। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजेश की बेटी भाई की मौत की खबर सुनकर दुख से बेहाल थी और 3 दिन तक बेहोश रही, मगर फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत संभलने लगी। कुछ दिनों तक जब वह रोते रोते थक गई, तो समय उसके लिए मरहम बन गया था। अब उसको इस बात का यकीन हो गया कि उसका भाई इस दुनिया से जा चुका है, इसीलिए शायद उसे सब्र आने लगा और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। यूं ही कई साल गुजर गए। राजेश की बेटी बड़ी हुई तो उसके माता पिता रजनी और राजेश को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने बेटे अजय के लिए राजेश की बेटी रीना का हाथ मांगने आ गई। यह सुनकर राजेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी पड़ोसन सरला एक बहुत शरीफ ख़ानदान की औरत थी और उनका पूरा ही घराना बहुत अच्छे लोगों में गिना जाता था। इसीलिए राजेश को लगा कि वह अजय कब अभी अच्छी जॉब नहीं करता, वह बेरोज़गार है, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन था कि उसे कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी और वह हमारी बेटी का ख्याल रखेगा। उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रीना को भी इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि इस बात का यकीन था कि उनकी पड़ोसन आंटी एक बहुत अच्छी औरत हैं और वह मेरा बहुत ख्याल रखेंगी, माँ जैसा मुझे प्यार देंगी। लेकिन रीना की हैरानी उस समय बढ़ गई जब शादी के 1 हफ्ते बाद ही अजय की माँ यानी रीना की सास असलियत पर उतर आई। रीना अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी, जबकि उसकी सास कमरे में आई और कहने लगी, यह देखो, किचन में इतने बर्तन पड़े हैं और तुम इधर किताब पढ़ने में बिजी हो। जल्दी से किचन में जाओ, जाकर बर्तन धो। मैं तो खुश थी कि बहू के आने के बाद मुझे काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी, लेकिन आराम तो शायद मेरे नसीब में है ही नहीं। अजय की माँ की यह बात सुनकर रीना काफ़ी हैरान हुई। वह किचन में गई तो वहाँ बर्तनों का ढेर था। बहुत सारे बर्तन थे जो रीना ने धोने शुरू किए। क्योंकि ये पहली बार बर्तन धो रही थी, इसीलिए कुछ बर्तन टूट गए। टूटने की आवाज़ आई तो उसकी सास भागती हुई रीना के पास आई और आकर रीना पर बरसना शुरू कर दिया। कहने लगी, एक तो तुम दहेज में कोई सामान लेकर नहीं आई, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें खाली हाथ भेज दिया था, ऊपर से जो कुछ बर्तन इस घर में है वह भी तोड़ोगी। वह रीना पर चीखने और चिल्लाने लगी। रीना, जो पहले से ही बहुत छोटे दिल की थी, अपने भाई की वजह से सदमे में डूबी हुई थी। वह परेशान हो गई कि उसकी सास का बर्ताव अचानक बदल कैसे गया। जब वह अपने बेटे अजय के लिए रिश्ता मांगने आई थी तो कितना मुंह में मिठास था। वह अपनी सास से कहने लगी कि मम्मी, आपने खुद ही मेरे पिता को से कहा था कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। इस पर उसकी सास गुस्से से बोली, हमने तो कह ही दिया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वह अपनी बेटी को खाली हाथ ही भेज दें। अगर हमें पहले ही तुम्हारे माता पिता के इरादों के बारे में पता होता तो डिमांड कर ही लेते दहेज की। आज रीना का बहुत दिल दुखा था। वह अपने कमरे में चली गई, अंदर से कुंडी बंद करके रोने लगी। थोड़ी देर बाद अजय ने दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह अंदर आया, देखा तो रीना की आंखें रो रो के लाल थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रीना से पूछना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक भी नहीं, क्योंकि उसे रीना में किसी तरह की दिलचस्पी ही नहीं थी, बल्कि वह तो शादी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी की थी। अजय बिल्कुल एक नाकारा सा इंसान था, मेहनत करने का आदी नहीं था, बस वह शॉर्टकट की तलाश में था। वह चाहता था कि किसी शॉर्टकट तरीके से उसके हाथ में बहुत बड़ी दौलत आ जाए और वह सेटल हो जाए। ये घर भी उसका अपना नहीं था, वह किराए के मकान में रह रहा था। अपनी माँ के साथ गांव में थोड़ी बहुत ज़मीनें थीं जो बेच करके उसने यहाँ प्लॉट लिए थे, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि नया कारोबार शुरू कर सके। वह चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गया तो रीना ने उससे खाने के लिए पूछा तो अजय ने नहीं में सिर हिलाया।
फिर उसके बाद बेड पर सो गया। रीना हैरान थी कि ये किस तरह के इंसान से मेरी शादी हो गई है। न इस दुनिया की कोई परवाह है, न घर वालों की। और एक तो रीना अपने पति और सास की वजह से परेशान थी। दूसरी परेशानी जिसने रीना को परेशानी में डाल दिया था, वह अपनी माँ की अचानक मौत थी। अपनी माँ की मौत पर रीना बिल्कुल टूट चुकी थी। वह जानती थी पिछले कई सालों से उसकी माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। जब से राहुल घर से गया था, उसकी माँ को नींद नहीं आती थी। रातों को उठ उठ कर अपने बेटे को याद करती थी और उसकी याद में रोती रहती थी। रीना की माँ की मौत पर उसकी सास का बर्ताव थोड़ा सा बेहतर होने लगा था। रीना खुश थी कि उसकी सास कम से कम अब उससे अच्छा बर्ताव करने लगी है, लेकिन ये भी कुछ ही समय के लिए था। रीना को अक्सर इस बात के ताने मिलते थे, जिसमें सबसे बड़ा ताना यही था कि तुम्हारे पिता ने बिना दहेज के क्यों भेज दिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तुम्हें खाली हाथ ही भेज दिया। ऐसा कौन करता है भला। इस तरह की बातें अक्सर उसकी सास और पति उससे कहा करते थे। आज उसके दिल में आया कि अपने पिता से ज़रूर बात करेगी और उनसे पूछेगी कि आपने मुझे खाली हाथ क्यों भेजा। राजेश साहब सर झुकाए बैठे थे, जबकि उसकी बेटी अपने पिता से मिलने आई। अचानक अपनी बेटी को देखकर वह खुश हुए। उन्होंने रीना को देखकर सुकून मिल जाता था। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने जब रीना के चेहरे की तरफ देखा तो काफ़ी परेशान हुए और अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बेटी, मुझे तुम परेशान लगती हो, कोई बात है तो अपने पिता को बताओ। रीना ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने मुझे खाली हाथ ही क्यों विदा कर दिया। दहेज में कुछ भी नहीं दिया। मैं अपनी सास और पति के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर राजेश हैरान हुए। वह कहने लगे, तुम्हारी सास ने खुद ही कहा था वे किसी तरह भी दहेज नहीं लेंगी। आज मैं खुद उनसे बात करता हूँ। यह सुनकर रीना घबरा गई। कहने लगी, पापा आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, मेरे लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। यह सुनकर राजेश ने अपनी बेटी से कहा, बेटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हालांकि तुम्हारी सास ने उस समय खुद कहा था कि वे किसी तरह का दहेज नहीं लेंगे। मैं नहीं जानता कि उनके मकसद उस वक्त क्या थे। शायद वे हमारे दिल में जगह बनाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम्हारे लिए पूरा बंदोबस्त किया था। मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा था। ये कहते हुए राजेश अपनी जगह से उठे, अलमारी खोली और एक फ़ाइल निकाली। फिर फाइल खोलकर रीना से कहा, बेटा ये देखो, इस मकान के कागज़ हैं। मैंने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारी माँ की अचानक मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया था। इस मकान की कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। तो भला मैंने कैसे तुम्हें खाली हाथ भेजा। तुम इस मकान की मालिक हो और अगर तुम चाहो तो अपने पति के साथ इधर रह सकती हो। मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर अकेला रहता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर रीना हैरान हुई। उसने फाइल देखी जिस पर मकान उसी के नाम पर था। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बेकार में ही आपको परेशान कर रही थी। इस पर राजेश ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मैं तुम्हारी किसी बात का क्यों बुरा मानूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फिर तुम्हारी माँ की मौत की वजह से मामला आया गया हो गया। मैं तुमसे बात ही नहीं कर सका और मुझे समय नहीं मिला अकेले में तुमसे बात करने का। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी यह फ़ाइल अपने साथ ले जा सकती हूँ क्या। मैं अपनी सास को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। राजेश ने मुस्कुराकर अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम ठीक समझो। वह फाइल लेकर अपने घर आई तो अजय अपनी माँ के साथ खाना खाने में लगा था। वह देखकर हैरान होगा कि अजय ने अभी तक रीना ये देखकर हैरान हुई कि अजय ने अभी तक मेरे साथ खाना नहीं खाया। पता नहीं उसे मुझसे क्या चिढ़ है। शायद वह मुझसे नफरत करता है। उसके घर के आते ही उसकी सास ने कहा, इतनी देर लगा दी घर से आने में, मुझे बताकर तो जाती, लेकिन तुमने तो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अजय ने जब यह सुना तो रीना से कहा कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ। मेरी माँ सारा दिन काम करती है, तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि माँ के काम में हाथ बटाओ। रीना ने जब ये बात सुनी तो अजय को कोई जवाब नहीं दिया। रीना चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी। उस पर रीना के ससुर ने अपनी पत्नी और बेटे को टोका और कहा कि तुम हर समय इस पर ताने क्यों कसते रहते हो। बेचारी लड़की शरीफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे परेशान करो। रीना को खुशी हुई कि चलो इस घर में कोई तो है जिसे मेरा ख्याल है। रीना की सास ने उससे पूछा, ये तुम्हारे हाथ में कौन सी फाइल है, ये क्या है। रीना ने अपनी सास को बताया कि मकान के कागजात हैं, पिता ने मकान मेरे नाम किया है। यह सुनकर उसकी सास और अजय हैरान हुए। माँ बेटा एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
फिर वह रीना से पूछने लगे कि कौन से मकान की बात कर रही हो। हमारे हिसाब से तो तुम्हारे पिता कोई और मकान नहीं रखते। इस पर रीना ने अपनी सास को बताया, ये जो घर है जिसमें मेरे पिता रहते हैं, पिताजी ने ये मकान मेरे नाम कर दिया है। यह सुनकर माँ बेटा हैरान हुए और दिल ही दिल में बहुत खुश होने लगे। उन्हें रीना की इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। फिर अजय अपनी जगह से उठा, जल्दी से वह फाइल चेक करने लगा। फाइल को देखते ही उसे इस बात का यकीन आ गया कि 80 लाख रुपए इस मकान की कीमत थी। उसके बाद अजय अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम थक चुकी हो, तुम ज़रा कमरे में आराम करो, यह फ़ाइल मुझे दो, मैं इसे संभाल कर रखता हूँ। इस पर रीना को अपने पिता की नसीहत याद आ गई कि बेटी इस फ़ाइल का ख्याल रखना और इसको हमेशा अपने पास ही रखना। इसीलिए उसने अपने पति से कहा कि नहीं, मैं इसे अलमारी में रखती हूँ क्योंकि पिताजी ने कहा है ये गुम हो सकती है, मैं ठीक से इसका ध्यान रखूँगी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इसके बाद रीना अंदर कमरे में चली गई। काफ़ी समय बाद उसकी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अजय भाई साहब ने रीना के नाम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की है। 2 दिन ही गुजरे थे कि अजय रीना के पास आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज पहली बार उसने अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। रीना उससे पूछने लगी, क्या बात है, आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। इस पर अजय ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जब तुम सुनोगी तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। रीना ने कहा, कौन सी खुशखबरी, काफ़ी समय हो गया है, कोई खुशखबरी नहीं सुनी। इस पर अजय ने उससे बताया कि हम दुबई जाने वाले हैं, मेरा दुबई का वीज़ा हो चुका है, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, हम सेटल हो जाएंगे और फिर हमारे हालात भी बदल जाएंगे। रीना ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अजय ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बात अभी किसी को बताना नहीं। काफ़ी समय पहले दुबई के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, इसीलिए मैं परेशान था क्योंकि मेरे पैसे लगे थे और अगर काम ना होता तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता। लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है। कंपनी ने मुझे वीज़ा ऑफ़र किया और फैमिली को भी साथ सेटल होने को कहा है। हमारे वहाँ रहने का बंदोबस्त कंपनी की तरफ से ही है, बस अभी तुमने किसी को बताना नहीं। रीना जब ये सुना तो पति से कहने लगी, क्यों किसी को नहीं बताना, कम से कम आप अपने माता पिता को तो बता दें। वे आपकी जॉब को लेकर कितने परेशान थे और पिताजी भी इसीलिए परेशान थे। जब वह सुनेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। अजय अपने पत्नी से कहने लगा कि मैं सबको बताऊंगा, लेकिन ये सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। पहले हम दुबई पहुँचेंगे, वहाँ से वीडियो कॉल के ज़रिए सबको बताऊंगा और उनके सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। रीना को पति की बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रीना उन औरतों में से थी जो अपने पति का हुक्म सर आंखों पर रखती थी। रीना बहुत खुश थी कि अब अजय का बर्ताव उसके साथ बहुत अच्छा हो गया है। पहली बार उसे इस बात का यकीन आया कि वह भी खुश हो सकती है। उससे पहले तो जैसे मुस्कुराहट उसके चेहरे से चली गई थी। बचपन से लेकर आज तक उसे कभी खुशी नहीं मिली। बचपन में भाई की जुदाई ने उसे गम दिया था और फिर उसके बाद सास और पति के बर्ताव ने भी उसे काफ़ी दुखी किया था। लेकिन अब जैसे ही अजय का बर्ताव उसके साथ अच्छा हुआ तो उसे अपने पति से मोहब्बत होने लगी। लगातार 2-3 दिन बाद उसने देखा कि अजय घर में उदासी की हालत में आया। उसने अपने पति से पूछा कि खैरियत तो है, आज आप उदास नज़र आ रहे हैं। आज अजय अपनी पत्नी से कहने लगा कि एक परेशानी है, लेकिन ये परेशानी मैं तुम्हें ही बता सकता हूँ। मैं तुम्हें बताया था कि दुबई में जॉब का बंदोबस्त हो गया है। ये एक अच्छी जॉब है, लेकिन एजेंट ने मुझे यही कहा कि वीज़ा का बंदोबस्त मुझे खुद ही करना पड़ेगा और वह मुझसे काफ़ी पैसे मांग रहा है। अगर मैंने ये पैसे एजेंट को ना दिए तो वह मेरा वीज़ा कैंसिल कर देगा और वह कंपनी इसके थ्रू जो मुझे जॉब दिलवाना चाहते हैं उसमें मेरी जॉब रुक जाएगी। रीना ने जब यह सुना तो कहने लगी कि कितने पैसे। इस पर अजय ने पत्नी को बताया कि वह 30 लाख रुपए मांग रहा है। 30 लाख का नाम सुनकर रीना परेशान हो गई और कहा, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इस पर अजय ने कहा, लेकिन मंथली 5 लाख रुपए सैलरी भी तो है, 6 महीने में यह पैसे मैं उतार दूंगा। बस अभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इस पर रीना ने कहा, बताइए तो सही, मुझसे जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। अजय अपनी पत्नी से कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए और हम दोनों दुबई चले जाएं, तब ये फ़ाइल मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा ये मकान गिरवी रखकर बैंक से कर्ज़ ले लूँगा और फिर 6 महीने में ये कर्ज़ उतार भी दूँगा। रीना ने जब यह सुना कहने लगी, आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, मैं अभी वह फ़ाइल लेकर आती हूँ। इसके बाद रीना ने वह फ़ाइल अपने पति के हवाले कर दी।
लेकिन वह मासूम थी, भोली-भाली थी। वह नहीं जानती थी कि अजय के दिमाग में क्या चल रहा है। वह इस घर को गिरवी नहीं रख रहा था, बल्कि उस घर को बेचने के चक्कर में था। उसने राजेश का घर बेच दिया। अजय अपनी पत्नी को साथ लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं सामान की चेकिंग करवा कर आता हूँ। चला गया। रीना अपने पति का इंतज़ार करती रही, यहाँ तक कि कई घंटे गुजर गए। वह परेशान होने लगी कि अजय वापस क्यों नहीं आया। जब शाम होने के करीब थी तो उसने वहाँ एयरपोर्ट के कुछ लोगों से ये बात डिस्कस की और उन्हें अपनी परेशानी बताई कि अजय नाम का एक इंसान जो उसका पति है, वह अंदर अपना सामान की चेकिंग करवाने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। मेरे पास फ़ोन भी नहीं, क्योंकि मेरे पति ने फ़ोन साथ ले जाने के लिए मुझे मना किया था। मैं घर वालों से कांटेक्ट कर सकती हूँ और सुबह से उनका इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ एयरपोर्ट के वर्कर्स ने उसे रीना को तसल्ली दी और कहा कि मैं अभी पता करके आता हूँ कि वह अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो परेशान था और रीना को बताया कि आपके पति ने तो आपको धोखा दे दिया। अजय नाम का इंसान तो दुबई जा चुका है। दोपहर 1 बजे की फ़्लाइट से वह दुबई जा चुका है और आप उसके इंतज़ार में यहाँ बैठी हैं। यह सुनकर रीना के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका पति इस हद तक गिर सकता है और उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। वह रोने लगी, सोच में पड़ गई कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। ससुराल जाने के बजाय वह वापस अपने घर चली गई। उसका पिता राजेश पहले ही परेशानी में बैठा था। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अजय मुझे छोड़कर दुबई चला गया। राजेश ने कहा, बेटी, उसने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दिया। वह ये मकान बेच चुका है। कुछ देर पहले ही मुझे इस बात का पता चला है। उस पर रीना ने अपने पिता को तसल्ली दी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, परेशानी में उन्हें नहीं देख सकती थी। उसने कहा, बाबा, आप परेशान ना हो। मुझे धोखा देकर तो वह जा चुका है, लेकिन आपका मकान आपको वापस मिल जाएगा। राजेश ने जब यह सुना तो हैरानी से बेटी से पूछने लगे कि वह कैसे बेटा। उसने कहा, पिताजी, मकान बेच करके जो पैसे वह घर ले आया था उसने बड़े बैग में रखे थे। मैंने उसे पैसे रखते हुए देख लिया था, लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। मैंने वह पैसे बैग से निकाल कर अपने पर्स में रख लिए थे। राजेश ने जब ये सुना तो कहा, बेटी, ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद की है। वह धोखेबाज इंसान अपने किए पर बहुत पछताएगा, क्योंकि जो किसी को धोखा देता है तो उसके साथ भी धोखा ज़रूर होता है। वह कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाएगा। वह पैसे लेकर अपने दोस्त के पास ही जा रहा था। फिर दोस्त ने ही उससे कहा था कि मिलकर इधर कोई कारोबार कर लेंगे, लेकिन क्योंकि अब वह खाली हाथ उतर गया तो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अजय वहां गया तो बैग खोलकर पैसे ढूंढने लगा। उसने कपड़ों के बीच में ही पैसे रखे थे, लेकिन वहां तो कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। अजय परेशान हुआ। अब वह समझ चुका था कि पैसे रीना ने वहां से निकाल लिए थे। अजय के दोस्त को जब पता चला कि वह खाली हाथ ही आया है तो उसने भी उसे अपने क्वार्टर से निकाल दिया। वह कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो चुका था। आखिर दुबई में चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजेश साहब का एक दोस्त था जिसने राजेश की मदद की और अजय से रीना को तलाक दिलवाई। फिर उस दोस्त ने ही अपने बेटे रवि के साथ रीना की शादी कर दी। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने रीना की ज़िंदगी खुशियों से भर दी। लेकिन एक दिन रीना अपने पिता से मिलने आई थी। वह बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। तभी गेट पर एक बहुत बड़ी चमचमाती हुई काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। राजेश और रीना हैरानी से उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे। गाड़ी से जो इंसान उतरा था उसे वह दोनों ही पहचान नहीं पा रहे थे। वह इंसान जो भी था सीधा गेट के अंदर आया था। अब तो रीना भी बेचैन हो गई और दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए कि आखिर ये इंसान कौन है और क्यों अंदर चला आ रहा है। वह दोनों बहुत घबरा गए थे। जैसे ही वह इंसान उनके नज़दीक आया, राजेश जी के मुंह से निकला, रोहन, मेरा बेटा। रीना राजेश के मुंह को देखने लगी, क्योंकि रीना तो रोहन से छोटी थी और वे उसको पहचान नहीं पाई थी। और कोई नहीं, उनका अपना बेटा रोहन था, जो 22 साल के बाद आज अपने घर लौट रहा था। अचानक बेटे को घर लौटा देखकर राजेश और रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रीना दौड़कर भाई से लिपट गई और राजेश शर्मिंदगी के मारे बेटे को गले लगाते हुए कहते हुए कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, रो पड़े। फिर रोहन ने बताया कि वह एक अच्छी पोस्ट पर है। उसकी निगाहें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे दुख था कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। राजेश जी बार बार अपने बेटे से माफ़ी मांग रहे थे। वह एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO बन चुका था।
कहने लगा कि मैं स्कूल से लेट जानबूझकर ही होता था। मैं एक बुढ़िया को अपने हाथ से खाना खिलाता था और शायद उसी की दुआओं का मुझे ये सिला मिला कि मैं तरक्की की मंजिलें पार करता चला गया। मैंने खुद से वादा किया था कि एक बड़ा आदमी बनकर ही घर वापस लौटूंगा, लेकिन वापस आते-आते शायद मुझे देर हो गई कि मेरी माँ ही मुझसे बिछड़ गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। ऐसी ही सीख देने वाली कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।